हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दरभंगा स्टडी जोन। ये जो वीडियो है ये उन सभी के लिए, हालांकि ये तो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है जो भी कंपटीशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी सा भी कंपटीशन हो। लेकिन ये उनके लिए ख़ास इम्पोर्टेंट है जो ग्रुप डी या फिर एनटीपीसी टायर 2 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। जिन लोगों का भी, चाहे वो किसी भी बोर्ड से, अगर 50 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, आप टायर 2 के लिए प्रिपरेशन कीजिए, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि आपके नॉर्मलाइजेशन में कितने मार्क्स बढ़ जाएंगे। तो आप होप कीजिए और 50 प्लस मार्क्स वाले एनटीपीसी टायर 2 का प्रिपरेशन चालू रखिए। सिलेबस वही है, बस क्वेश्चन बढ़ जाएगा 20 क्वेश्चन। पिछले में टायर 1 में 100 क्वेश्चन था और इसमें आपको 120 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। टॉपिक्स वही है तो वही रिपीट कीजिए। तो ये इसमें बस साइंस के क्वेश्चंस होंगे और मैं लगभग जो आपका है 130 शिफ्ट के क्वेश्चंस मेरे पास है, ठीक है। और हर एक शिफ्ट में साइंस से बहुत क्वेश्चन पूछा गया था, एकदम न्यूमेरिकल तो एकदम बहुत ज़्यादा एकदम झाड़ के पूछा था। तो मैं आपसे कहूँगा कि आप इस वीडियो को देखें, सब्सक्राइब करें। मैं हर रोज़ एक वीडियो डालूँगा। और अगर आपने इतना न्यूमेरिकल लगा लिया, विश्वास कीजिए पिछली बार भी टीसीएस नहीं लिया था, इस बार भी टीसीएस लेने वाला है, तो वो तो कोई क्वेश्चन बदलेगा ही नहीं। अगर कोई क्वेश्चन बदलेगा तो वो सिर्फ करंट अफेयर्स का बदलेगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं बदलेगा। मैथ के वही क्वेश्चन रिपीट होंगे और साइंस के वही क्वेश्चन रिपीट होंगे। भले क्वेश्चन जो है शिफ्ट चेंजिंग हो जाए, जो शिफ्ट में आया था वो बदल जाए, ये क्वेश्चंस यही रहने वाले हैं, ठीक है, हूबहू। तो अगर आपने इतना कर लिया, बिलीव कीजिए आप, बहुत ही आपको फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें सिर्फ साइंस मिलेगा आपको, ठीक है। देखिए ये कब है, ये हाइड कर दिया गया उनका नाम, ठीक है, सिक्योरिटी कारण की वजह से। ये 2018, जिन लोगों को पता होगा वो समझ सकते हैं, लेवल 1 जिसके ग्रुप डी भी कहते हैं। ये देखिए डेट 19 तारीख का है, 19/9/2018 का है, 4 से 5:30 वाले, यानी कि सेकंड शिफ्ट में है, ठीक है। तो हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। ये ओरिजिनल एकदम ओरिजिनल पेपर है, ठीक है, इसमें कोई मिलावट नहीं है। ये नहीं कि हम ऐसा कुछ है, ठीक है, ये बिल्कुल ओरिजिनल है और आप लोग के लिए अरेंज किया गया है, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। ये कह रहा है, पहला क्वेश्चन है कि परमाणु संलयन प्रक्रिया स्वचालित रूप से होती है। मतलब कि ऑटोमेटिक कहाँ पे, कौन ऐसा चीज़ है जहाँ पे ऑटोमेटिक परमाणु संलयन होता है। देखिए दो तरह का चीज़ होता है, एक संलयन, ठीक है, और एक होता है विखंडन, ठीक है। संलयन मतलब होता है जुड़ना, दो परमाणु क्या होगा, जुड़ेगा, ठीक है। और विखंडन मतलब क्या होगा, दो परमाणु क्या होगा, टूटेगा, ठीक है। तो संलयन सूर्य में होता है, सूर्य में क्या होता है, संलयन होता है, ठीक है। दो हाइड्रोजन मिलके एक हीलियम बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पे संलयन होता है। बाद बाकी परमाणु रिएक्टर में जो है ये विखंडन होता है, ठीक है। सागर के लहर में इसमें कोई होता ही नहीं है, इसमें तो कोई संलयन परमाणु का नहीं होता है, ठीक है। और धरती के क्रोड में भी ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो ये हमारा सूर्य में सही ऑप्शन है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रजनन की प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली भिन्नताएं हो सकती है, किसके द्वारा हो सकती है। पहला है वंशानुगत, दूसरा है परिवर्तित, तीसरा है संशोधित और चौथा है कम। तो ये वंशानुगत हो सकती है, ठीक है, क्योंकि जो भी भिन्नताएं होगी वो वंशानुगत ही होती है, ठीक है ना, ठीक है। माता पिता से मिला हुआ गुण, उसमें कुछ भिन्नताएं वंशानुगत हो सकती है। तीसरा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन में, अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता क्या है। तो देखिए संयोजकता हम कहने का मतलब है कि कोई भी जो है, ये नाइट्रोजन हुआ, कोई भी तत्व, कोई भी एटम, जितने अलग अलग, जितने इलेक्ट्रॉन की उसकी उन्हें आवश्यकता होती है, जितने इलेक्ट्रॉन वो दान करता है, चाहे वो ले, ठीक है, ग्रहण करे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, उसे हम उसका संयोजकता कहते हैं। अब देखिए अमोनिया का फार्मूला होता है NH3। अब देखिए नाइट्रोजन का हमसे पूछ रहा है, नाइट्रोजन कितने हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, 3 से, यानी कि नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन का ज़रूरत होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, संयोजकता 3 हो गया, ठीक है, ये हमारा सही है। कोई भी तत्व जितने अलग अलग तत्व से जुड़ा रहता है, जैसे इसमें नाइट्रोजन 3 से जुड़ा होता है, तो नाइट्रोजन का संयोजकता 3 है, ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा को एक साथ क्या कहा जाता है। तो आपको पता होगा मैकेनिकल एनर्जी जो होता है वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। यानी कि मैकेनिकल एनर्जी को हम क्या कहते हैं, मैकेनिकल एनर्जी को हम यांत्रिक ऊर्जा हिंदी में कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि जब सिल्वर को सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है, सिल्वर क्लोराइड को, तो इसमें जो है भूरा रंग क्यों बन जाता है।
आपको पता होगा सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला होता है AgCl2। लेकिन जब आप इसको सूर्य में रखते हैं ना, सूर्य के प्रकाश में रखते हैं तो ये टूट जाता है Ag में और क्लोरीन में, Cl2 गैस में, ठीक है। तो ये जो है हमारा सिल्वर धातु यानी कि सिल्वर जो है वो बनने से होता है, ठीक है। तो ये कहानी है। अब आपको इसको प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। अगला है निश्वासन, जैसे कि सांस छोड़ना कहते हैं जिसे, द्वारा होता है। ये क्यों होता है? तो फेफड़े की स्फीति के कारण, फेफड़े की अपस्फीति के कारण वायु के अंतःशोषण, पंजर की टूटने। देखिए फेफड़ा में स्फीति होगा यानी कि फेफड़ा फैलेगा तो हम सांस लेंगे। आप सोच भी सकते हैं जब हम सांस लेते हैं तो फेफड़ा फैलता है क्योंकि उसमें ऑक्सीजन जाता है। तो फेफड़ा का स्फीति मतलब होता है फैलना, इससे तो होगा नहीं। जब हम सांस लेते हैं तब ये कारण होगा। लेकिन निश्वासन जब हम सांस छोड़ते हैं तो उसका क्या होगा? अपस्फीति होगा, ठीक है ना। यानी कि हम क्या करेंगे, सांस छोड़ेंगे तो वो क्या होगा? सिकुड़ेगा, फेफड़ा सिकुड़ेगा, वही अपस्फीति है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि आयरन के वायु की उपस्थिति में जलने पर किसका निर्माण होगा? देखिए आयरन जो है, आयरन जब जलेगा यानी कि ऑक्सीजन से क्या करेगा? अभिक्रिया करेगा, तो ये बनाएगा Fe2O3, ठीक है, फेरिक ऑक्साइड। ये रहा हमारा फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न से कौन सा पराध्वनि तरंगों का औद्योगिक अनुप्रयोग नहीं है? अब वैसा कौन सा चीज़ है जिसमें औद्योगिक मतलब कि इंडस्ट्री में इस्तेमाल नहीं किया जाता है पराध्वनि तरंगों का, सुपरसोनिक का? अब देखिए कह रहा है कि किसी पौधे के शरीर से कीटनाशकों को प्रसरव तरीके से हटाना। दूसरा ऑप्शन है हमारा धातुओं में दोषों को प्रसरव पहचान। तीसरा है छेद करना या ड्रिल करना या वांछित आकार में काटना, यानी जैसा हमको आकार चाहिए वैसा काटना। चौथा है प्रसरव सफाई। तो देखिए प्रसरव सफाई में इस्तेमाल करते हैं, आपको पता होगा कि एरोप्लेन का जो सफाई किया जाता है उसके पार्ट वार्ट को इसी से किया जाता है, ठीक है। छेद करना या वांछित आकार में काटने में भी इस्तेमाल होता है। और धातु में जो है कोई दोष हो, जैसे कि कोई मेटल है और मेटल में कोई बहुत पतला सा क्रैक है, ठीक है, तो इस क्रैक को हम इस तरीके से हम पता लगाते हैं, ठीक है। तो वही कह रहा है उसमें अगर कोई दोष है ना मेटल में तो इसको हम इस तरीके से पहचानते हैं। तो ये सब क्या है, हमारा इंडस्ट्रियल यूज है, हम इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन किसी पौधे के शरीर से कीटनाशक को प्रसरव तरीके से हम इंडस्ट्री में नहीं हटाते, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा एल कक्ष में रखे जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? आपको पता होगा किसी भी कक्ष, यानी कि हमारे पास ये होता है KLMN, ये हमारे पास कक्ष होता है जिसमें K का वैल्यू 1 है, L का वैल्यू 2, M का वैल्यू 3 और N का वैल्यू 4 माना जाता है, ठीक है, N का वैल्यू। अब कह रहा है कि देखिए किसी भी कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रखने का होने का जो संख्या होता है वो होता है 2n²। अब K में निकालना है तो K में N की जगह पे 1 रख दीजिए, L में 2 रख दीजिए, N की जगह पे इसमें 3 रख दीजिए, N की जगह पे, और N में 4 रख दीजिए। बताइए हमसे L पूछ रहा है, L के लिए कितना रखेंगे? 2, तो क्या हो जाएगा 2 × 2 का स्क्वायर यानी कि 2 × 4 यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये आपका 8 इलेक्ट्रॉन सही है, ठीक है। आगे चलते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये डायरेक्टली वहाँ से लिया गया है, ठीक है। और एकदम 100% चांस है ये क्वेश्चंस रिपीट होंगे, ठीक है। मैं हर एक शिफ्ट के क्वेश्चंस डालूंगा हर रोज़। सब्सक्राइब कर लीजिए रेगुलर पाने के लिए, ठीक है। बेल आइकन को दबा देंगे तो जब भी वीडियो जाएगी आपको नोटिफिकेशन भी एक मिल जाएगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या कहानी है? आगे क्वेश्चन है आभासी और सीधी छवि के लिए दर्पण का आवर्धन होना चाहिए। बताइए आभासी यानी कि जो काल्पनिक कहते हैं, और सीधा होना चाहिए छवि के लिए दर्पण का आवर्धन कैसा होना चाहिए? ये होना चाहिए धनात्मक, ठीक है। अब देखिए आवर्धन क्या होता है? आवर्धन को हम m से करते हैं मैग्नीफाइंग। ये अगर आपको -v/u होता है, और ये क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये 2 फार्मूले होते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अगर इसका वैल्यू पूछ दे, मान पूछ दे, तो अगर ये v जो है ये वस्तु इमेज का दूरी है, और ये u जो है, ये u हमारा ये है वस्तु का दूरी, तो माइनस साइन याद रखेंगे, इससे निकाल सकते हैं, या फिर आप हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। इसको भी दे दें आप उस तरीके से m का वैल्यू निकाल देंगे। तो अगर हमको आभासी और सीधा चाहिए तो हमको धनात्मक वैल्यू होना चाहिए, ठीक है, आवर्धन का, और वो 2 फार्मूला भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्साइड अम्लों के साथ साथ क्षारों के साथ भी अभिक्रिया करता है। मतलब कुछ ऐसा ऑक्साइड होता है जो अम्ल के साथ भी अभिक्रिया करता है, ठीक है, और क्षार के साथ भी अभिक्रिया करता है, ठीक है। इसको हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं, ठीक है।
और हिंदी में कहते हैं हम उभयधर्मी ऑक्साइड, ठीक है, जैसे एल्युमिनियम का ऑक्साइड, ठीक है, Al2O3, ये उभयधर्मी ऑक्साइड है। नेक्स्ट है हमारा बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है। देखिए बल जिधर लगे और उधर ही डिस्प्लेसमेंट भी हो जाए, फोर्स जिधर लगे और उधर ही मतलब कि डिस्प्लेसमेंट भी हो जाए, ठीक है, तो विस्थापन भी हो जाए, तो हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव काम हुआ है, ठीक है। तो ये कहानी है। अब देखिए पहला कह रहा है विस्थापन बल के दिशा में होता है, तो यही हमारा सही हो गया। बल के लंबवत होगा तो ऐसा कोई तब तो वर्क ही नहीं होगा, ठीक है। हमारा वर्क का फॉर्मूला होता है वर्क इक्वल्स टू फोर्स गुने डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये वैल्यू याद रखेंगे, बल गुने विस्थापन, ठीक है, या फिर होता है FD cos थीटा, ये भी याद रखेंगे। अगर आपको एंगल दे दे तो FD cos थीटा लगा के वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है। तो ये था आपका ये क्वेश्चन। अगला चलते हैं, मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितना है, 12 है, संयोजकता क्या होगा, तो मैग्नीशियम का जो होता है संयोजकता 2 होता है, ठीक है। हालांकि ये इसमें डिस्क्रिपेंसी पाया गया था, पता नहीं क्यों, ठीक है, तो इसका 2 होता है मैग्नीशियम का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि कौन सा ऐसा वर्ग है जिसके प्राणियों में श्वसन जो है गल्फर के साथ साथ फेफड़ों के द्वारा भी होता है, ठीक है, तो ये होता है हमारा उभयचर, ठीक है। पक्षी में हमारा वो जो है फेफड़ा होता है, सरीसृप में और मत्स्य में क्या होता है, सरीसृप में भी वही होता है हमारा, मत्स्य सरीसृप में स्किन से होता है, ठीक है, और फेफड़ा भी होता है। मत्स्य में हमारा क्या होता है, गिल्स होता है, यानी कि गल्फर होता है। लेकिन उभयचर जो है, उभयचर का मतलब जो ज़मीन पे भी रहेगा, जल में भी रहेगा और थल में भी रहेगा, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, गिल्स के द्वारा होता है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जब तत्व को परमाणु के बढ़ते क्रम में अव्यवस्थित करते हैं तो पहले तत्व का गुण जो है 8वें तत्व के गुणधर्म से के समान होता है, जैसे संगीत के नोट्स की तरह। इस नियम को कैसे जाना जाता है, तो इसको न्यूलैंड्स का ऑक्टेट रूल ना जाना जाता है, ठीक है, न्यूलैंड्स का ऑक्टेव रूल, ठीक है। न्यूलैंड्स ने एक लॉ दिया था कि उसने कहा था कि अगर आप बढ़ते क्रम में सटा देंगे, ठीक है, तो ये जो होगा कि आपका जो पहला तत्व होगा ना, उसका जो गुण होगा वो 8वें तत्व से मिलेगा, यानी कि हर एक 8वें तत्व के बाद क्या होता है, गुण जो है फिर से रिपीट होने लगता है। ये बात न्यूलैंड का अष्टक नियम बोला था। डेवोरेनर ने ट्राइड रूल दिया था, ट्रिक नियम दिया था, मेंडलीव का नियम था, ठीक है, और आधुनिक आवर्त सारणी मोसले ने दिया था, जो क्या है परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम के आधार पर है। तो ये सब कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस शिफ्ट में आया था कि निम्नलिखित में से किसमें कोई कार्य नहीं, निम्नलिखित में से कोई कार्य नहीं किया गया। देखिए जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों होगा तभी हमारा क्या होगा, कोई सा भी वर्क होगा। अगर इस दोनों में से कोई भी जीरो हो जाए, या तो ये या जीरो, तो फिर वर्क नहीं होगा। पहला ऑप्शन है कपिल अपने कंधे पर 10 किलो भार लेकर खड़ा है। तो देखिए वो सिर्फ क्या है, बस खड़ा है भार लेके, फोर्स तो लग रहा है mg ग्रेविटेशनल फोर्स, लेकिन इसमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, d जीरो है, इसलिए क्या है हमारा इसमें कोई कार्य नहीं हो रहा है, इसलिए ये ऑप्शन सही है। अब देखिए इसमें 4 किलो चलता है, इसमें काम हो रहा है, ठीक है, क्योंकि उसके वजन, शरीर का कोई वजन होगा तो फोर्स लगेगा ही, ठीक है। कुली जो है बस से किसी कार तक एक वजन को ले जाता है, इसमें भी डिस्प्लेसमेंट होता है। और अरुण जो है क्रिकेट खेलता है, इसमें भी काम हो रहा है, लेकिन इस सब में डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, फोर्स भी लग रहा है, लेकिन इसमें क्या है, फोर्स तो लग रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, विस्थापन नहीं हो रहा है, इसलिए इसमें क्या हो रहा है, कोई सा भी कार्य नहीं हो रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं कि संवेग का SI पद्धति में इकाई क्या होता है। पहले हम संवेग का फॉर्मूला पढ़ते हैं। संवेग का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मास गुने वेलोसिटी, ठीक है। मास का जो यूनिट होता है केजी, और मीटर पर सेकंड किसका होता है, वेलोसिटी का। तो क्या हो गया हमारा इसका संवेग का केजी मीटर पर सेकंड, ये हमारा सही ऑप्शन है, ठीक है। ये यूनिट सब तो आपको याद ही रख लेना चाहिए, और याद भी रखिएगा संवेग का फॉर्मूला होता है मास गुने वेलोसिटी। अगला क्वेश्चन है, वेलोसिटी का मतलब हुआ वेग, ठीक है, हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए, और मास मतलब हुआ, ठीक है, उसका जितना वजन है वो। अगला है हमारा त्वरण ऋणात्मक होने पर किसी पिंड का वेग क्या होगा। देखिए त्वरण मतलब होता है एक्सीलरेशन, जब एक्सीलरेशन प्लस होगा गति क्या होगा, बढ़ेगा, और जब एक्सीलरेशन माइनस होगा, त्वरण ऋणात्मक होगा, तो वेलोसिटी क्या होगा, घटेगा, ठीक है, तो क्या होगा, घटेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि मनुष्यों में निषेचित अंडा
के स्तर में प्रत्यारोपित हो जाता है। जब निषेचित हो जाता है मनुष्य में अंडा, तो वो गर्भाशय में क्या हो जाता है, प्रत्यारोपित हो जाता है, और गर्भाशय में क्या होता है, उसका डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो का। आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर यदि इस तीनों प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए, यह देखिए श्रेणी क्रम में, तो परिपथ में प्रभावी प्रतिरोध क्या होगा। तो श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए प्रभावी प्रतिरोध जब भी पूछे, आप सीधा क्या कर देंगे, नॉर्मली उसको जोड़ देंगे। जो सभी प्रतिरोध दे रखा है उस सबको जोड़ देंगे। यहाँ 3 दे रखा है, 10 + 8 + 7, तो कितना हो गया, ये हो जाएगा 25 ओम। ठीक है, जब आपको श्रेणी क्रम में दे रखे, तो श्रेणी क्रम में दे तो सीधा जोड़ दीजिए। लेकिन यही समांतर क्रम में जोड़ देगा तो क्या करेंगे, श्रेणी क्रम में देगा तो ये करेंगे, और समांतर क्रम में देगा तो हम कैसे जोड़ेंगे। समांतर क्रम में जोड़ दे तो 1/r = 1/r1 + 1/r2 + 1/, ऐसे जितना दे दे ऐसे आप क्या करेंगे, जोड़ते जाएंगे, और फिर r का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये है समांतर क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जड़ों की कोशिकाओं में लंबे रोमों जैसे भाग को क्या कहते हैं, तो इसको रूट हेयर कहते हैं। ठीक है, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये न्यूमेरिकल है, 350 न्यूटन का बल जो है 500 किलो के एक द्रव्यमान पर लगाया जाता है। इस स्थिति में वस्तु में त्वरण कितना होगा। देखिए, एक फार्मूला होता है, फोर्स = मास × एक्सेलरेशन। हमको एक्सेलरेशन निकालना है, मास और फोर्स दे रखा है। फोर्स कितना दे रखा है, बल दे रखा है हमारा 350 न्यूटन, बराबर मास कितना दे रखा है 500, और हमको ए निकालना। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 350/500। अगर आप इसको काटिएगा तो ये हो जाएगा 5 × 50, 5 × 35, ये हो जाएगा 0.7। लेकिन एक्सेलरेशन देखिए यहाँ पे सब में 0.7 है। अब इसमें यूनिट के साथ खेल गया। ठीक है, अब जिसको यूनिट नहीं पता होगा वो गलत हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन का जो यूनिट होता है वो होता है मीटर/सेकंड², या हम सेकंड को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मीटर/सेकंड⁻²। ठीक है, तो ये कहानी है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा इसमें हमारा हो जाएगा ये ऑप्शन 0.7 मीटर/सेकंड या मीटर/सेकंड⁻²। ठीक है, हम नेक्स्ट चलते हैं। इसमें मैंने फार्मूला भी बताया, तो फार्मूला आपको याद करते जाना है, और जितना फार्मूला मैं बता रहा हूँ अगर आपने उतना फार्मूला याद कर लिया, बिलीव कीजिए कि आपका एक भी न्यूमेरिकल नहीं बचेगा। सारा न्यूमेरिकल आप बना देंगे, आसानी से बना देंगे। बिल्कुल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है, कोई दिमाग लगाने वाली जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SI पद्धति में त्वरण की इकाई अभी बताएं, मीटर/सेकंड² या मीटर/सेकंड⁻²। आगे चलते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इस शिफ्ट में इतने क्वेश्चन पूछे गए थे। निम्नलिखित में कौन सा अम्ल पानी में घुलने पर H+ आयन प्रदान करता है। तो देखिए, कोई सा भी अम्ल पानी में घुलेगा वो H+ ही देगा। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कमी है। इस क्वेश्चन में एक चीज़ गुम गया है जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ। ठीक है, इसमें डिस्क्रिपेंसी है थोड़ा सा, कि कौन सा जो है अम्ल जो है पानी में घुलने पर कम मात्रा में H+ देगा। देखिए, सभी अम्ल है तो सब H+ देगा, और अगर क्षार होता तो OH- देता जल में घुल के। लेकिन इसमें पूछ रहा है कौन देगा, लेकिन इसमें एक चीज़ छूटा हुआ है, कम। अगर कम होता तो देखिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और ये सल्फ्यूरिक अम्ल, ये तीनों क्या है, स्ट्रॉन्ग अम्ल है। ठीक है, प्रबल अम्ल है, इसलिए इसमें ज़्यादा देगा। लेकिन एसिटिक अम्ल क्या है, दुर्बल अम्ल होता है, वीक एसिड होता है, इसलिए इसमें क्या है, कम मात्रा में देगा। तो ये हमारा एसिटिक अम्ल आंसर होगा। गाइस, ये था आपका लगभग इसमें लगभग 24 क्वेश्चन ही थे इस शिफ्ट में। तो मैंने दिखाई दिया कौन सा शिफ्ट है, और ये क्वेश्चन बहुत आसान थे, कुछ न्यूमेरिकल्स भी थे, और मैंने सारा का डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया है। ठीक है, और मैं सारे शिफ्ट को करवाता रहूँगा, तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, अपने ग्रुप में शेयर करो ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं और भी वीडियो बनाऊँ आप लोगों के लिए। ठीक है, मेरे पास बहुत सारे शिफ्ट्स हैं। ठीक है, मेरे पास टोटल 135 शिफ्ट के क्वेश्चन है। ठीक है, और NTPC टायर 1 के भी शिफ्ट हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म